चलिए हम लोग आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में आपको बता रहे थे किस तरीके से अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और उनकी जो नीतियां रहीं, उनकी जो पॉलिसीज रही, उन्हीं की पॉलिसीज का रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन को कुछ आवाज़ नहीं मिल रही थी, लोगों का गुस्सा बढ़ता चला गया और वही गुस्सा बढ़ने के क्रम में गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ा कि ब्लास्ट हुआ और वही 1857 की क्रांति हुई। इस 1857 की क्रांति के कारण या घटनाएं बहुत दीर्घकालिक रहे। पिछली क्लास में आपको बताया था कि बहुत बड़े बड़े कारण रहे, 100 सालों तक कारण इकट्ठा होता रहा। लेकिन इसके परिणामों ने भारत की दिशा को बदल के रख दिया। तो हमारे इतिहास के लिए इसके कारण या घटनाएं उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके परिणामों ने अचानक से भारत में बहुत कुछ बदल के रख दिया। कई सारे बदलाव हुए थे जिसको पिछली क्लास में आपको बताया था। सबसे पहला काम आपको बताया कि अब कंपनी को भारत से हटा दिया गया और सीधे भारत पर ब्रिटिश सरकार का शासन हो जाता है। अब गवर्नर जनरल का पद समाप्त हुआ और उसकी जगह आया वायसराय। गवर्नर जनरल ब्रिटिश जो कंपनी थी, कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा था और वायसराय सीधा किसका प्रतिनिधि था? ब्रिटिश क्राउन का, ताज का प्रतिनिधि हुआ करता था। हालांकि केवल पद का नाम बदला था, आदमी वही था। जो उस समय गवर्नर जनरल था उसी को क्या बना दिया गया? वायसराय। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिक चेंज किया गया, लेकिन ये था कि सिस्टम में बदल चुका था। अब भारतीयों के सामाजिक मामलों में इंटरफेयर करना कंपनी ने बंद कर दिया। सेना का बंटवारा किया गया, रेशियो फिक्स किया गया, राजाओं के प्रति नीति बदल दी गई। बताया था कि अब राजाओं के प्रति वो उतनी खतरनाक नीति नहीं अपना रहे थे, क्योंकि इनको लगता था कि अब ये राजा इनके और जनता के बीच एक बांध का काम करेंगे। कल को अगर कोई फिर से 1857 जैसी कोई घटना होती है तो राजा क्या करेंगे? उन घटनाओं को रोकेंगे, क्योंकि पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष था। लेकिन विद्रोह वहीं पर उठा जहां के राजा या नवाब या जागीरदार जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ थे। जहां जहां लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया वहां पर उतना भारी विद्रोह नहीं हुआ। ठीक। और एक और बड़ा बदलाव बताया कि अब भारत में सांप्रदायिकता की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। हिंदुओं और मुसलमानों के खिलाफ अपनी नीतियां बदल दी, भेदभाव शुरू किया। पहले ये लोग मुसलमानों के खिलाफ और हिंदुओं के पक्ष में गए, लेकिन बाद में 1872 के बाद इनकी नीति पलट जाती है और ये भी हिंदुओं के खिलाफ और मुसलमानों के फेवर में चले गए। एक और बदलाव बताया कि इस 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था उसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को नहीं थी। बताया था कि प्रेशर बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसको कोई आवाज नहीं मिल रही थी। कुकर में सीटी बजाने वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था। तो इसीलिए अब व्यवस्था की गई कि नहीं, लोगों के अंदर जो गुस्सा है सरकार को उसके बारे में जानकारी हो, तो बहुत सारे अखबार, पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन, ये सब चलाने की छूट दी गई और राजनीतिक दलों की स्थापना की शुरुआत हुई। तो पहले छोटी छोटी पार्टियां बनी स्थानीय स्तर पर, फिर लगा कि छोटी पार्टियों से काम नहीं चलेगा, तो एक बड़े लेवल पर किसकी स्थापना की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, तो ऐसा नहीं था कि अचानक से एक दिन उठे और कांग्रेस बना दिया। ये वही 1857 के बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, बदलाव की प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया का एक नतीजा था कि कांग्रेस की स्थापना हुई। क्योंकि पहले छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां बन रही, तो उनसे काम नहीं चल रहा था। तो एक ब्रिटिश अफसर था एओ ह्यूम। तो इसके फैक्ट को आप लिख सकते हैं कि ब्रिटिश अफसर, रिटायर्ड अफसर था एओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम। इस एओ ह्यूम ने 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 बॉम्बे, 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में किसकी स्थापना की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ भारत इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष बने डब्ल्यू.सी. बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने। ठीक। अब ये जो कांग्रेस की स्थापना हुई, अभी इसकी स्थापना जुड़े पहले कुछ फैक्ट लिख लेते हैं, फिर आगे की कहानी आपको समझाते हैं कि कैसे ये लोग आगे बढ़े। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कुछ फैक्ट्स पहले आगे लिख लीजिए कि पूछा जाता है जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय का नाम लिख लीजिए, डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन था। ठीक। इसी डफरिन के समय किसकी स्थापना हुई? कांग्रेस की। दूसरी बात कि इसमें जब इसकी स्थापना हुई तो पहले इसका नाम कांग्रेस नहीं था, पहले इसका नाम कॉन्फ्रेंस हुआ करता था। ये जो कांग्रेस शब्द जोड़ा गया, कांग्रेस शब्द जोड़ा था इसमें दादा भाई नौरोजी ने। लिख लीजिए, कांग्रेस शब्द
कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा? दादा भाई नौरोजी ने जोड़ा। द वर्ड कांग्रेस वॉज एडेड बाय दादा भाई नौरोजी। तो कांग्रेस शब्द किसने जोड़ दिया? दादा भाई नौरोजी। अब जो कांग्रेस शब्द जोड़ा गया, इस कांग्रेस का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? कांग्रेस का अर्थ लिख लीजिए, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपुल, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह। तो कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह। ठीक। ये कांग्रेस शब्द लिया कहां से गया? तो कांग्रेस शब्द लिया कहां से गया? अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। तो कांग्रेस शब्द कहां से लिया गया? अमेरिका से। ठीक। और एक चीज और लिख सकते हैं कि ये जो कांग्रेस की जो पहली बैठक हुई थी, इस पहली बैठक में 72 सदस्य थे, 72 मेंबर्स। तो कांग्रेस की पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल हुए थे? 72, 72। तो इन 72 लोगों के साथ कांग्रेस की पहली बैठक शुरू हुई। हो गया। तो कांग्रेस की पहली बैठक में कितने सदस्य थे? 72। कांग्रेस शब्द किसने जोड़ा? दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। और कहां से लिया गया? ये यूएसए से। ठीक। अब इसके कुछ और फैक्ट हैं। अब इसके बाद, ये कांग्रेस की कौन सी बैठक थी? पहली बैठक थी। ठीक। इसके बाद दूसरी बैठक लिख लीजिए, ये पहले थी, फर्स्ट सिटिंग। इसके बाद दूसरी बैठक लिख लीजिए, अगले ही साल हुई, 1886 में, 1886, कलकत्ता में। दूसरी बैठक कब हुई? कलकत्ता, 1886। और इसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, ये बड़े सीनियर लीडर थे। इनको कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया, किसको नाम दिया गया था? दादा भाई नौरोजी को नाम दिया गया था। तो इनको क्या कहते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इसके बाद कांग्रेस की तीसरी बैठक लिख लीजिए, थर्ड सिटिंग, 1887, 1887, मद्रास, 1887 मद्रास। और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक। फिर चौथा लिख लीजिए, 1888, 1888, 1888, इलाहाबाद, इलाहाबाद, जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले। ये कांग्रेस के शुरुआती 4 अधिवेशन है, शुरुआती 4 सेशन है। ठीक। पहला सेशन 1885 कहाँ पर हुआ? बॉम्बे, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दूसरा सेशन 1886 कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तीसरा 87 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा 88 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले। अब ये शुरुआती 4 सेशन है। अब अगर कांग्रेस के बारे में केवल 4 लाइन का ये फैक्ट आपको दे दिया जाए कि इस 4 लाइन के फैक्ट को पढ़ के आप कांग्रेस के बारे में अंदाजा लगाए कि कांग्रेस किस टाइप की पार्टी है, तो इस 4 लाइन को पढ़ के आप कांग्रेस के बारे में क्या अंदाजा लगाएंगे कि ये किस टाइप की पार्टी लग रही है आपको? तो बताइए, कांग्रेस किस टाइप की पार्टी? देखिए, पहली बात तो इसके जो सेशन होते थे वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर होते थे, हर साल होने ही होते थे। बाद में 1-2 बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस का सेशन नहीं हुआ,
लेकिन जब से स्थापना हुई तब से हर साल के सेशन होते ही होते थे। इसका वेन्यू देखेंगे तो बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, जो चारों बड़े बड़े महानगर थे उन सब जगहों पर हुआ। दिल्ली उस समय तक राजधानी नहीं बनी हुई थी, तो जो चारों कोनों पर जो बड़े बड़े महानगर थे उन सभी जगहों पर इसके शुरुआती 4 अधिवेशन हुए। यानी ये बिल्कुल रेगुलर रहने वाली पार्टी और कोई क्षेत्रीय लोकल लेवल की पार्टी नहीं थी। ठीक, इसके अध्यक्षों के नाम देखेंगे तो पहला बंगाली है, दूसरा पारसी है, तीसरा मुसलमान है, चौथा अंग्रेज या ईसाई है। तो शुरुआती 4 जो अध्यक्ष थे वो चारों अलग अलग धर्मों के लोग थे। तो जब ये पार्टी आवाज उठाएगी तो किसी धर्म की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी क्षेत्र की नहीं, पूरे देश की आवाज होगी। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कि ये पूरी तरीके से राष्ट्रीय थी और इसका चरित्र कैसा था? सेक्युलर। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष, समझ गए? तो इसीलिए इसको कहा गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर हुआ? अब ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस हम लोग देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखते हैं, तो अब इसमें बताया था कि मॉडर्न हिस्ट्री से फैक्ट आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसमें फैक्ट आपके बहुत सारे बनेंगे। कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? लिख लीजिए, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस का पहला अंग्रेज या ईसाई अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। फर्स्ट ब्रिटिश या क्रिश्चियन आप कह सकते हैं। कांग्रेस का पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? तो पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, तो ये जो शुरुआती फैक्ट्स हैं ये आपको बता सकते हैं कि कांग्रेस किस टाइप की पार्टी थी, इसका नेचर या इसका कैरेक्टर कैसा था। ये पूरी तरीके से कैसी पार्टी थी? सेकुलर थी, धर्मनिरपेक्ष थी। ये किसी क्षेत्र की नहीं, किसी जाति की नहीं, किसी समुदाय की नहीं, पूरे देश की पार्टी मानी जाती है। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया? इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये स्थापना से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हैं। अब इसमें आपको बताया कि जो कांग्रेस की सबसे पहली बैठक हुई, तो पहली बैठक में कितने सदस्य थे? 72। अब ये जो कांग्रेस की पहली बैठक में 72 सदस्य थे, ये 72 लोग थे कौन आखिरकार? ये जो 72 लोग थे जो कांग्रेस की पहली बैठक में थे, ये 72 उस समय हमारे देश का जो सबसे अमीर तबका था, सबसे इलीट क्लास के लोग, अमीर टाइप के होते हैं ना, हाई सोसाइटी, बिल्कुल बड़े बड़े जमींदार, राजा महाराजा, जो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पत्रकार, अखबारों के मालिक, जिन्होंने यूरोप में, अमेरिकी देशों में जाके उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, हाईली एजुकेटेड। कुछ राजे महाराजे भी थे, जमींदार थे। यानी हमारे देश का जो सबसे अमीर तबका था, जो सबसे इलीट क्लास था, वो कांग्रेस में शामिल हुआ। तो ये जो इलीट क्लास था, जिनका अंग्रेजों से संपर्क था, बहुत हाईली एजुकेटेड थे, यूरोपीय देशों में शिक्षा प्राप्त की थी, उन्होंने राजनीति की शुरुआत की। पैसे वाले लोग, जिनके 2-4 अखबार चलते थे, बड़े बड़े लोग थे, धनी बनी लोग थे। तो जब इन लोगों ने राजनीति करनी शुरू की, तो इनका राजनीति करने का जो तरीका था वो भी बिल्कुल इलीट क्लास वाला था, अमीरों की तरह। अब जैसे कांग्रेस की बैठक हुई, कांग्रेस की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ कि हमें ब्रिटिश सरकार से ये मांगे करनी। तो ऐसा नहीं कि अंग्रेजों हमारी मांगे पूरी करो, ब्रिटिश सरकार हाय हाय, ऐसा कुछ नहीं था। ये लोग क्या करते थे? बैठक हुई, बैठक में मान लीजिए कि 10 मांगे रखनी है, तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए 10 प्रस्ताव रखे। अब उसमें क्या किया कि पहले उसको अच्छी भाषा में लिखते थे, ऐसी भाषा में लिखते थे जिससे सरकार को दिक्कत ना हो, सॉफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, और लगभग वही भाषा होती थी कि जो इंग्लैंड में वहाँ के हिसाब से चलती थी, वही चीज़ें ये लोग यहाँ करते थे, उसको कॉपी करते थे और अपनी मांगे ले जाके अंग्रेज अफसरों के सामने पहले उनकी तारीफ करते थे। पहले नहीं कि मांगे पूरी करो, महारानी विक्टोरिया की जय हो, अंग्रेजों की जय हो, आपका राज पूरी दुनिया पर बना हुआ है और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि आपका राज पूरी दुनिया पर बने रहे। आप जैसे अच्छे लोग कहाँ मिलेंगे? वो तो आपका एहसान है कि आप भारत आए, ये आपने एहसान किया हमारे ऊपर, हमारे यहाँ था क्या? वो तो आपके कदम भारत की धरती पर पड़े कि भारत में समझिए उजाला हुआ है, तो बिल्कुल अंधेरा था। आपने क्या नहीं दिया हमें, हम क्या मांगे आपसे? कुछ मांगने का मुंह ही नहीं, बिना मांगे सब कुछ दे दिया। लेकिन बैठक हुई है तो थोड़ा सा ये कुछ प्रस्ताव है, देख लीजिए, आपको लगता है दे दे ठीक, नहीं लगता है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
तो सब भी देखे कि चलो इतनी देर से गाना गा रहा है, एक मांग पूरी कर दिया, बाकी 9 खारिज। बोले कोई बात नहीं, ये भी ना करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, सब बहुत बढ़िया, चले आए अपना। फिर अगले साल बैठक हुई, बैठक में फिर प्रस्ताव पारित हुआ कि हमें सरकार से ये मांगे करनी है। फिर से तैयार हुआ मामला, फिर गए अंग्रेज अफसरों के सामने, फिर वही कहानी शुरू हुई, महारानी विक्टोरिया की जय हो, और आप जैसे महान व्यक्ति पूरी धरती पर कहीं नहीं पाए जाते, आप तो कहा तो कभी सूरज अस्त नहीं होता, आप जैसे लोगों के कदम भारत की धरती पर पड़े और भारत में ये कुछ हुआ। और गाना गाते गाते धीरे से इस बार 20 की चिट्ठी आगे की, जिसमें 11 नई डिमांड और 9 पुरानी डिमांड। पुरानी डिमांड ये छोड़ते नहीं थे, नई डिमांड धीरे से बढ़ा देते थे। तो 10 में 1 मिला तो 20 में 2 मिलेगा, कोई बात नहीं। फिर अगले साल पहुंच गया महारानी की जय, और इस बार 40 की चिट्ठी सरकाई कि जिसमें 22 नई डिमांड और 18 पुरानी डिमांड। तो पुरानी डिमांड ये छोड़ते नहीं थे और नई डिमांड धीरे से बढ़ा देते। तो यही हमारे फ्रीडम मूवमेंट की बिल्कुल धीमी सी शुरुआत थी। तो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, जो फ्रीडम मूवमेंट शुरू हुआ, तो वैसा नहीं था कि हम लोगों ने सीधे झंडा गाड़ दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही जो इन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी सी मांग हाथ पर जोड़ के, माई बाप करके, रिक्वेस्ट करके, जो भी थोड़े बहुत थे, एहसान कर दीजिए आपने तो ये कि आपका शासन में इतना बढ़िया बढ़िया वहाँ चीजें, आप ही लोग तो यहाँ पर हैं, तो जैसे वहां पर होता है थोड़ा सा हमारे पर भी हम कर देते तो बड़ा अच्छा रहता। तो यही थोड़ी थोड़ी सी मांगे उन्होंने मांगनी शुरू कर दी। अब क्या मांगे थी, जब पॉलिटी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या छूट मिलती थी। बस ये था कि थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हो गया, ठीक है। तो यही हमारे फ्रीडम मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से हो जाती है, 1885 से, कांग्रेस की स्थापना से बिल्कुल धीमी गति से धीरे धीरे करके शुरू हो गया, ठीक। अब जहाँ सदियों की गुलामी थी, कुछ नहीं था, वहां पर थोड़ी बहुत भी रियायत मिल जाती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे कांग्रेस आगे बढ़ती चली गई, तो कांग्रेस पॉपुलर होने लगी, लोग जुड़ने लगे, बढ़ने लगे। सेशन आपको बताया कांग्रेस का हर साल होता गया, कांग्रेस बढ़ती चलेगी, बढ़ते बढ़ते 1890 का कांग्रेस के 1890 के बाद कांग्रेस में और विस्तार हुआ। जब और विस्तार हुआ तो अब कांग्रेस में आया मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। पहले कैसे लोग थे, अमीर लोग थे, अब आया मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास के जो लोग हैं बहुत हड़बड़ी में थे, सबर नहीं, तुरंत चाहिए। मिडिल क्लास बहुत हड़बड़ी में रहता है, उसको धैर्य बिल्कुल नहीं है। आप एलीट क्लास के आदमी को देखेंगे, हड़बड़ी में नहीं रहेगा, बिल्कुल पोलाइट, बहुत आराम से। और जो मिडिल क्लास वाला उसको तुरंत चाहिए, सब चाहिए, जल्दी जल्दी चाहिए। अब उसको थी जल्दी, हड़बड़ी। तो उन लोगों को लगता था कि इस स्पीड से अगर चलेंगे, एक एक दो दो, एक एक दो दो, तब तो फिर काम चल चुका, हमें चाहिए तुरंत। तो जोश वाली बातें करते थे कि हमें सरकार से इस तरीके से रोना गिड़गिड़ाना ठीक नहीं है, हमें आंदोलन करना चाहिए, सरकारों से अपनी मांग, ये हमारा अधिकार है, हमें लेना चाहिए, अपने अधिकारों की मांग करनी चाहिए, सरकार से संघर्ष करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए, जन आंदोलन बनाने चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए, हाथ पर नहीं जोड़ना है, प्रेशर बनाना है। तो ये लोग मना करते थे कि नहीं भाई, अभी प्रेशर व्रेशर नहीं बनाना, अभी जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। लेकिन वो थे कि बहुत जोशीली बातें करते थे कि ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और हमारे भारत की राजनीति की एक और बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ नेता कुछ करे चाहे ना करे, खाली बोले बढ़िया बढ़िया, उससे बढ़िया नेता माना ही नहीं जाता। सोचिए हमारे यहाँ लोग बाग खाली बोल बोल के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, क्या शानदार भाषण देता है, दिल खुश हो गया, मजा आ गया। आधी जनता के पेट तो भाषण से भर गया, वाह क्या बोला है, एकदम मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, खुश। तो जनता तो भाषण से ही खुश है। और सोचिए बिना बोला हुआ आदमी प्रधानमंत्री पद से हटा भी दिया जाता है, इसको तो बोलना ही नहीं आता, ये क्या प्रधानमंत्री बनेगा। यानी कुल मिला जुला के भारत में प्रधानमंत्री पद की योग्यता क्या है, खाली बोलिए बढ़िया बढ़िया, मार देंगे, काट देंगे, फाड़ देंगे, पब्लिक खुश है, उसको काम से कोई मतलब नहीं। तो वही था कि ये सब जोशीले थे, अपना नई नई बातें करते थे, तो धीरे धीरे करके उनकी तरफ झुकाव लोगों का बढ़ता चला गया। तो कांग्रेस जैसे जैसे आगे बढ़ते चली गई, वैसे नए नए लोगों की संख्या कांग्रेस में बढ़ती चली गई। तो धीरे धीरे करके अब जब ये आगे बढ़े तो कांग्रेस में अब धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट की स्थिति आई, नए नेता उभरे। तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसको लेके रहेंगे, तो इसे पुराने वाले भगा देते, भागो, अभी स्वराज वराज नहीं मिलेगा, जैसे मिल रहा है वैसे चल रहे। तो क्योंकि इन पुराने नेताओं में कई सारे नेता ऐसे थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। इन्होंने देखा था कि अंग्रेजों ने किस हिसाब से, सिपाहियों ने तो पूरी ताकत लगा दी थी, बंदूकें उठा ली, तोपें चला दी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने बहुत आसानी से दमन कर दिया।
तो आप किस बल पर इतना कूद रहे हैं भाई? आप तो सिपाही तो राइफल लेकर नहीं दौड़ेंगे ना, तो आपको उड़ाने में सरकार को कितना समय लगेगा? तो आप जो कर रहे हैं ये सब हम लोग देख चुके हैं। दादा भाई नौरोजी उस समय बिजनौर में थे, क्रांति के समय उन्होंने देखा था। बरेली में विद्रोहियों को सीधे सीधे अंग्रेजों कंपनी ने तोपों के मुंह से बांधा गया और तोपे ओर से उड़ाया जाता था। नील जब इलाहाबाद से जब कानपुर की तरफ बढ़ा, कर्नल नील, तो वो विद्रोहियों से इतना नाराज था कि उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इलाहाबाद में जब हम गुजरे इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद का कोई भी पेड़ हमें खाली न दिखाई दे, हर पेड़ पर हमें विद्रोहियों की लाशें चाहिए। वो विद्रोही तो गोली चला के चला गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो भी औरतें बूढ़े बच्चे थे सबको पकड़ पकड़ फांसी चढ़ाई और इलाहाबाद के हर पेड़ पर लाशें टांगी गई थी। इलाहाबाद का कोई पेड़ खाली नहीं बचा था, 1857 में। हर पेड़ पर लाशें टांगी गई थी, भर दिया था पूरा इलाहाबाद जिला, पूरा लाशों से टंगा हुआ था हर पेड़ पर। तो ये तमाशा इन लोगों ने देख रखा था कि बेटा अभी तुम लोग देखे नहीं हो, पैदा नहीं हुए थे, हम लोगों ने ये देखा है। ठीक है, मात्र 72 लोगों से शुरुआत हुई। सरकार कहाँ फूंक मारेगी, कहाँ चले जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तो अभी ज़्यादा न कूदो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, थोड़ा थोड़ा करके, नहीं तो यह उन्हें मिलेगा। लेकिन नए वाले थे अपना उसी में कूद फान मचाए हुए थे कि नहीं हमें संघर्ष करना चाहिए जनता के बीच, हिंसक नहीं अहिंसक आंदोलन चलाना चाहिए। तो 1900 के आसपास कांग्रेस में गुटबाजी शुरू हो गई, गुट बन गया। दो गुट बने, एक बना नरम दल और दूसरा बना गरम दल। लिख लीजिए, नरम दल और गरम दल। नरम दल यानी मॉडरेट्स कहा जाता था इनको, और गरम दल एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो जो गरम दल थे, तो गरम दल में 3 नेता थे। आपने सुना होगा लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल बिपिन चंद्र पाल। तो ये लाल बाल पाल कैसे नेता थे? एक्सट्रीमिस्ट थे, गरम दली थे। लाल लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र, विपिन चंद्र पाल। तो इनको क्या कहा जाता था? लाल बाल पाल। और इधर मॉडरेट में जितने पुराने बुढ़े नेता थे ये लोग, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक, तो ये सारे नेता क्या कहे जाते थे? फिरोज शाह मेहता। तो ये सारे नेता क्या कहे जाते थे? मॉडरेट्स कहे जाते थे, नरम। तो ये सब पुराने पुराने थे, बुढ़े टाइप के लोग, मॉडरेट्स। तो ये लोग अपनी गति से चल रहे थे, अपने हिसाब से चल रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट अपने हिसाब से चल रहे थे। तो धीरे धीरे करके कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, विवाद की स्थिति आने लगी। और अब मतभेद इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि जब कांग्रेस की बैठकें होती थी तो अलग अलग बैठना शुरू कर दी। गरम दली एक तरफ बैठ रहे, नरम दली एक तरफ बैठ रहे। तो गुटबाजी इतने चरम पर पहुंच चुकी थी। और अब तक था कि भाई संख्या बल एक्सट्रीमिस्ट का बहुत ज़्यादा हो चुका था, अब ये बहुत भारी संख्या में आ चुके थे। अब जब इनकी संख्या बल बढ़ी, नंबर इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो अब ये था कि संख्या बल भी इनकी ज़्यादा हो गई, लेकिन कांग्रेस की जो नीतियां थी वो सब किसके हिसाब से चल रही थी? मॉडरेट्स के हिसाब से चल रही थी, नरम दलियों के हिसाब से चल रही थी। क्योंकि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा पद होता था, कांग्रेस का सबसे बड़ा पद था अध्यक्ष का।
अध्यक्ष हमेशा कौन बनता था? नरम-दली ही बनते थे। तो इनकी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद इनकी नहीं चल रही थी मॉडरेट्स की। तो इस टेंशन में इनको लगा कि यार हम लोग इतनी भारी संख्या में होंगे फिर भी हमारा कोई नहीं सुनता। ऐसा करते हैं, हम लोग अब क्या बना जाएगा? अध्यक्ष बना दे। अध्यक्ष बनेंगे तब तो हमारी बात सुनी जाएगी। तो अब ये सब लड़ाई शुरू कर दी किस बात के लिए? अध्यक्ष पद के। अब अध्यक्ष का टेंशन शुरू हो गया। अब इन्होंने कहा कि हमारे अब अध्यक्ष बनेंगे, हमारी तरफ से व्यवस्था बनेगी। उसी तनातनी के माहौल में 1905 का सेशन हुआ बनारस में। 1905 लिख लीजिए, कहाँ पर हुआ? बनारस। अब बनारस सेशन में लोग तैयार होके गए कि इस बार अध्यक्ष पद का चुनाव होगा, संघर्ष होगा, फिर अध्यक्ष को गरम दली बनेगा, तब हम लोग अपनी बात मनवाएंगे। अब बनारस सेशन में लोग पहुंचे चुनाव लड़ने के लिए। अब नरम दलियों को लगा कि अगर ठीक से चुनाव हो गया तो ये सब जीत ही जाएंगे, कोई पार पाएगा नहीं सबों को। तो 1905 के बनारस सेशन में जैसे ही सेशन शुरू हुआ तो बोलने के लिए खड़े हुए गोखले। अब गोखले बहुत ठीक ठाक बोलते थे और बहुत भावुक कर दिया उन्होंने, इमोशनल कर दिया कि हम लोग को किससे लड़ना है, कहाँ लड़ रहे हैं, और इधर उधर उल्टा सीधा समझाते समझाते इतना उन सबों को इमोशनल किया कि उस सब बेचारे भावनाओं में बहे। और जब तक उन सबों को समझ में आता तब तक सेशन खत्म हो चुका था। गोखले खुदे अध्यक्ष बन गए कि हटाओ यार टेंशन, अभी बनते हैं, खत्म करो झंझट। तो इस बार अध्यक्ष कौन बन गए? गोपाल कृष्ण गोखले। अब वो सब बेचारे लड़ने गए थे चुनाव। अब इधर गोखले जी जो है इन सबों कहानी समझा के किनारे हो गए। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। तो गोखले की भावना में बह के बेचारे सब गड़बड़ा गए कि यार हम लोग तो लड़ने आए थे चुनाव, लेकिन तू बात तुम फंस गया। बोले कोई बात नहीं, अगली बार भाषणबाजी नहीं होगी, ओखले गोखले नहीं चलेंगे, अगली बार होगा चुनाव। तो फिर अगले संघर्ष में लगे कि अगले साल नहीं छोड़ना है, भाषणबाजी में नहीं बना, भावनाओं में नहीं आना। तो अगले चुनाव की तैयारी में लगे। अगला चुनाव था 1906, सेशन हुआ कलकत्ता। अब कलकत्ता सेशन की तैयारियां शुरू होगी, कलकत्ता सेशन में चल के अध्यक्ष बना जाएगा। अब जब कलकत्ता सेशन की बारी आई तो फिर नरम दलियों को लगा कि यार चुनाव हो ही गया तो ये सब जीत जाएंगे, फिर हम लोग की सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। ऐसा करते हैं, कुछ जुगाड़ लगाता है, कुछ जुगाड़ मिला नहीं। जब कोई जुगाड़ नहीं मिला मॉडरेट्स को, क्योंकि अगर ढंग से चुनाव हो गया तो ये सब जीतेंगे ही, संख्या ज़्यादा, तो फिर इन सबों ने दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने क्या कि उस समय जो ये थे दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये शुरुआती से बूढ़े थे बेचारे, 1885-86 में बूढ़े थे। 1905-6 तक आते आते वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके थे, रिटायर हो चुके थे, और लंदन में अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। नहीं, बूढ़े हो जाते हाथ पर हिलता डुलता, मिलते जुलती हालत में लंदन में उनका इलाज चल रहा था। तो जब नरम दलियों ने देखा कि और कोई रास्ता नहीं निकला, तो ये क्या किया कि 1906 के कलकत्ता सेशन से लंदन से बीमारी की हालत में दादा भाई नौरोजी को टांग लिया कि चलिए बाबा आप चल के बैठेंगे तो हल्ला नहीं बचाएंगे। अब वो बैठा दिए सब ले आके उनको। अब सोचिए दादा भाई नौरोजी की हालत ये थी कि वो अपना भाषण नहीं पढ़े थे, उनका भाषण गोखले ने पढ़ा था, बोल नहीं पाते थे, बोलने की हालत में थे नहीं, हिलते डुलते बैठे हुए थे बेचार से, बीमार से। अब इन्होंने कहा कि हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, अगर इनसे किसी को लड़ना हो तो लड़ ले भाई। लड़का कितना भी बदमाश आदमी, बूढ़े आदमी से कोई क्या लड़ेगा जो बोल ही नहीं पा रहा। तो इस बार दादा भाई नौरोजी की उम्र का लिहाज के फिर मुट्ठी भींच के रह गया, इस बार इस बूढ़े आदमी के चक्कर में फिर रह गया मामला। तो इस बार बाजी कौन मार गए? दादा भाई नौरोजी। मामला फिर फंसा कि यार इस बार अब ये फिर ले गए। लेकिन कोई बात नहीं, कब तक दादा भाई जिंदा रहेंगे, कभी तो मरेंगे। फिर अगले साल की तैयारियां हुई 1907। अब 1907 का सेशन जो था वो साउथ में कहीं होना था। तो ये हुआ कि ऐसा करते हैं, नरम दलियों ने पहले ही मूड बना लिया कि हर बार ये सब कोई ना कोई चाल चलते हैं और हम लोग को बाहर कर दिया जाता, और इस बार हम लोग ऐसी चाल चलेंगे जिसको ये लोग तोड़ ना पाए। तो इन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र चला सोच समझ के, और सेशन से बहुत पहले ही घोषित कर दिया कि इस बार 1907 का जो सेशन होगा इसमें अध्यक्ष पद के लिए अध्यक्ष चुने जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। तिलक की उम्मीदवारी इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दी, क्योंकि तिलक उस समय के सबसे एग्रेसिव लीडर थे, सबसे तेज तर्रार नेता थे। आपको बता दें, पूरे फ्रीडम मूवमेंट में जेल जाने वाले सबसे पहले नेता कोई थे तो वो कौन थे? तिलक थे। जेल यात्रा इन्होंने शुरू की नेताओं। बहुत तेज तर्रार नेता थे, बहुत सारे काम उन्होंने किए थे, कई अखबारों के मालिक थे, बहुत अच्छे वक्ता भी थे, भाषण भी देते थे। उन्होंने एक बार
और लिखते भी बहुत शानदार थे। वह उन्होंने गीता के उपदेश की व्याख्या अपनी भाषा में कर दी कि जब धर्म की रक्षा के लिए अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर हाथ उठा सकते हैं, तो जब इतने करोड़ भारतीय हाथ उठा लेंगे तो इन सबों को तो फूंक मार के निकाल दिया जाएगा। तो सही में इतना एग्रेसिव लिखे थे कि 2 लड़के गए और जाके अंग्रेजों की हत्या कर दी। इतना खून खोलने वाला चीज लिखते थे। तो तिलक के बराबर का कोई नेता था नहीं उनके पास, उनकी टक्कर से कोई था नहीं। तो तिलक का नाम सुने तो सब ठंडे हो गया, अब तिलक को तो हरा नहीं पाएगा कोई। लेकिन नरम-दली अभी भी थे, क्योंकि अभी भी अध्यक्ष नरम-दलियों के पास था। जब देखा कि सब तिलक को हरा नहीं सकते, तब इन सबों ने दूसरा पैंतरा चला। ऐसा करते हैं कि उस समय जैसे एक बड़ा राज्य हुआ करता था बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे का ही एक शहर हुआ करता था सूरत, और बॉम्बे में ही था कोल्हापुर, और तिलक थे कोल्हापुरी, ठीक। उस समय कांग्रेस का नियम था कि जिस राज्य में कांग्रेस का शासन होगा उस राज्य का व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो दक्षिण में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, तो इन्होंने तिलक को उम्मीदवार बनाया। जब और कोई रास्ता नहीं निकला तो नरम दलियों ने लास्ट मोमेंट पर वेन्यू चेंज कर दिया और कहा कि 1907 का सेशन कहाँ होगा, सूरत में होगा। सूरत डिक्लेयर कर दिया गया। तो जब सूरत हुआ तो सूरत भी बॉम्बे में, तिलक भी बॉम्बे में। तिलक की उम्मीदवारी क्या हो गई, कैंसिल, की लड़ ही नहीं सकते। अब क्या करेंगे। अब ये सब मूड बनाए थे कि तिलक को कोई हरा नहीं पाएगा, और ये लोग ऐसी चाल चले मॉडरेट कि तिलक लड़ने से पहले बाहर हो गए कि जाओ बेटा कोई बात नहीं। अब इन सबों का मूड सही में खराब हो गया, जो हद हो गई यार, हम लोग ये सब बार बार चाल चलते थे, हम लोग को हरा देते थे, इस बार हम लोग चाल चले तो ये ऐसी व्यवस्था बनाए कि तिलक बिना लड़े बाहर हो गए। मूड और खराब हो गया। उसी भन्नाए मूड में पहुंचे सब सूरत, अपना तनातनी शुरू हो गई, उसी में नारेबाजी शुरू हो गई, जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसी में कोनो किसी को ढकेल लिया, उसी में गाली गलौज होने लगा, मारपीट शुरू हो गई। और कांग्रेस के पंडाल में ही आपस में खींचातानी, जूता चप्पल टेबल कुर्सी चलना शुरू हुआ और मारामारी शुरू हो गई। और पूरा जो कांग्रेस का पंडाल था समझ लीजिए युद्ध भूमि में बदला, भयंकर मारपीट शुरू हुई। आपस में तो मारामारी किए ही सब, मंच पर जो बड़े बड़े नेता बैठे थे उनको भी नहीं छोड़ा गया, सबको एक तरफ से। तो उससे कांग्रेस में जो ये पुराने नेता थे, बड़े बड़े लोग थे, बताए तो बड़े धनी मनी टाइप के लोग हुआ करते थे। सोचिए उस जमाने में तिलक चलते थे, अरे गोखले चलते थे, तो गोखले के साथ 40 नौकर जाते थे उन खाली सामान ढोने और उनकी व्यवस्था के लिए। फिरोज शाह मेहता, दादा बेनौरोजी, ये लोग चलते थे। जैसे आज आप देखेंगे ना ट्रेन में जब बड़ा कोई रेल मंत्री आता है या बड़े रेलवे के अफसर चलते हैं तो वो बाकी एसी फर्स्ट क्लास में नहीं जाते, उनका अलग से सैलून लगता है, अलग बोगी होता है वीआईपी, सारी सुविधाएं होती, सैलून बोलते हैं। तो सोचिए उस जमाने में इन लोगों के लिए, अंग्रेजों के जमाने में अपना सैलून ये लोग लेके चलते थे, अपना डिब्बा ट्रेन में अलग जुड़वा के चलते थे। अंग्रेजों के जमाने में इनका ये क्रेज था। तो रेपुटेटेड लोग थे, बड़े बड़े भारी भरकम लोग थे। मेहता नाराज हुए कि यार, और क्योंकि कांग्रेस का जब सेशन होता था तो अंग्रेजों से ये लोग बातचीत करते रहते थे, बड़े अफसरों को बुलाते थे, 1-2 बार वायसराय ने भी इन लोग को इन्वाइट किया, गवर्नर को इन्वाइट करते थे ये लोग, और बड़े पत्रकार अफसर आते थे। मतलब ये लोग दिखाते थे कि हम लोग आप ही से सीख रहे हैं और आप ही जैसे हैं, तो इसीलिए अंग्रेज थोड़ी बहुत इनकी बात मान लेते थे कि चलो हमारा ही कुछ सीख रहे हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और वहाँ भी बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, पत्रकार आए हुए हैं, पता चला वहाँ जूता चप्पल चल रहा है। तो मेहता नाराज हुए, यार ये तो गलत हो रहा है, हमारे घर में आके, बॉम्बे के ही थे, हमारे घर में आके सब ही जूता चप्पल चलाए जा रहे हैं। तो मंच संभाले, शांति की अपील की, डांटना शुरू किया कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, इतने सालों की हम लोग की मेहनत प्रतिष्ठा पर पानी फिर रहा है। तो अभी वो कांग्रेस की इज्जत प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे, कांग्रेस के सम्मान की बात कर रहे थे, तब तक उसी भीड़ में से कोनो एक 9 नंबर का कोल्हापुरी चप्पल तड़ाक से सब उन्हीं को सटा दिए, झंझनाते हुए आया, लगा उनकी गाल पर। मूड और खराब हो गया कि एक तो कांग्रेस की इज्जत प्रतिष्ठा में बचाने में लगे, ये सब हमें को पीट दे। बड़े आदमी थे, दिल पर ले लिए, चप्पल मुंह पर नहीं, दिल पर लिए वो सीधा। तो बेटा इतनी हिम्मत किसके अंदर आ गई कि हमारी इज्जत खुद अंग्रेज करते और हमारे घर में आके हमें को चप्पल मार गया, छोड़ेंगे नहीं चप्पल वाले को। नौकरों को बुलाया, चप्पल उठवाएगा, उठाओ बेटा पहले चप्पल खोज करो ये है किसका। गेट के पास लोग बैठे, धीरे धीरे करके भीड़ निकलनी शुरू हुई, और ये निगाह रखे थे नीचे, चप्पल वाले को ढूंढना है, छोड़ना नहीं। बहुत देर बाद निगाह गई तो पता चला कि तिलक के एक ही पैर में चप्पल था, और सबसे बड़ी बात, चप्पल कौन सी थी, कोल्हापुरी। तिलक भी कहाँ के थे, कोल्हापुर धराए। बोले कि चप्पल कहाँ है तुम्हारा दूसरा, बोला वही तो ढूंढ रहे हैं।
बोले देखो हमारे पास रखा हुआ। बोले आप कहाँ लेके बैठ गए हमारा चप्पल? बोले तुम्हारा चप्पल ऐसे नहीं है, देखो इधर। मुझे लगता है कौन फेंक फाक दिया होगा। बोले तुम्हारा चप्पल कोई और कैसे फेंक सकता है? अब मिलान हुआ तो पता चला उन्हीं के चप्पल निकले। अब सोचिए एक चप्पल किसी के कैरियर पर कितना भारी पड़ता है कि कांग्रेस एक चप्पल तिलक का कैरियर खा गया। कांग्रेस के सारे छोटे बड़े नेता कभी न कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तिलक इकलौते ऐसे नेता थे जो कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। आपको पता है कि फ्रीडम मूवमेंट में जेल जाने वाले पहले नेता कौन थे? तिलक। और वही इकलौते नेता थे जो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो बोले बेटा चप्पल मारते तुम्हारा तो कैरियर खा जाएंगे। समझ गए? लिख सकते हैं इस फैक्ट को कि तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तिलक नेवर बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, नहीं बना दिया। और 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष बने रास बिहारी। रास बिहारी घोष मॉडरेट थे, नरम दली थे। अब जब तक बातचीत चल रही थी, खींचातानी चल रही थी, तब तक तो ठीक ठाक था, लेकिन अब मारपीट हो गया, जूता चप्पल चल गया। अब यहाँ पर कांग्रेस का साथ रहना संभव नहीं था। तो यहीं पर कांग्रेस का क्या हो गया? बंटवारा हो गया, पार्टीशन, विभाजन। लीजिए कांग्रेस का विभाजन, पार्टीशन। तो कांग्रेस का विभाजन कब और कहां हुआ? 1907 सूरत में विभाजन हो गया, पार्टीशन हो गया। पार्टीशन क्या हुआ कि सीधे सीधे कहा जाए कि जो गरम दलित थे इनको निकाल दिया गया। पार्टीशन क्या कहे? एक्सपेल कर दिया। गरम दलित जितने थे से सबको हटा दिया गया कांग्रेस। अब देखिए ऊपर ब्रिटिश सरकार बैठी है, ठीक। अब अंग्रेज सरकार किसका पक्ष लेंगे? नरम दल का कि गरम दल का? तो अंग्रेज भी मॉडरेट्स के फेवर में जाएंगे और किसके खिलाफ जाएंगे? तो इन्हीं के खिलाफ गया। इनको धरपकड़ शुरू कर दी, इन लोगों की उठा उठा के अंदर करना शुरू किया अलग अलग आरोपों में। और इन सब के निशाने पर कौन थे? तिलक। तिलक को पकड़ना बहुत आसान था, क्योंकि तिलक सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काते ही थे। तिलक के ऊपर सीधे सीधे राजद्रोह का मुकदमा बनाया गया, सेडिशन। और राजद्रोह का मुकदमा बना के 6 साल के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। लिख सकते हैं तिलक को राजद्रोह के आरोप में, लिखे 1908 पहले लिखे 1908। तिलक वॉज अरेस्टेड फॉर सेडिशन। तिलक को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, अरेस्टेड फॉर सेडिशन। और राजद्रोह के लिए आईपीसी की कौन सी धारा लगती है? आईपीसी 124A। तो 124A किस लिए लगती है? आईपीसी अभी भी है। आपने सुना होगा कुछ साल पहले कन्हैया कुमार के ऊपर लगा था, एक कार्टूनिस्ट था असीम त्रिवेदी, उसने कार्टून बना दिया था, तो उसके ऊपर आईपीसी के 124A लगाया गया, ठीक। तो राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करके 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया गया। और मांडले जेल कहाँ पर है? बर्मा। तिलक को 6 साल के लिए कहाँ भेजा गया? मांडले जेल। और यही मांडले जेल में जब तिलक गए 6 साल के लिए, तो इसी मांडले जेल से तिलक ने एक किताब लिखी, गीता रहस्य। विद्वान आदमी थे, संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे। आपको जब ऋग्वैदिक काल बताया था तो वहां बताया था तिलक ने किताब लिखी थी आर्कटिक होम शब्द वेदास। तो मांडले जेल में भी इन्होंने किताब लिखी, कौन सी? गीता रहस्य। तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? तिलक। कहाँ लिखी थी उन्होंने? मांडले जेल से लिखी, ठीक। तो अरेस्ट कब हुए थे? 1908। फिर छूट के कब आएंगे? 6 साल के लिए गए थे, तो कब छूटेंगे? 14 में छूट गए थे। तो गए तो गरम दल के थे, आए तो फिर नरम दल के हो गए, फिर सॉफ्ट हो गए। हालांकि आने के बाद कांग्रेस में जब उन्होंने दोबारा एंट्री करने की कोशिश की, तो जब तक ये पुराने बुढ़े लोग जिंदा थे, मेहता 1915 में ये मरे हैं, तब जाके 16 में उनकी एंट्री हुई है कांग्रेस में, ठीक है। तो ये जो सेशन था ये बहुत विवादित था। अब इस सेशन के बाद क्या हुआ कि कांग्रेस टूट गई। टूट क्या गई? गरम दलियों को निकाल दिया गया। अब इसी कांग्रेस के टूटने से या गरम दलियों के निकालने से
कांग्रेस भी टूटी और हमारा स्वतंत्रता संग्राम भी टूट गया। भाई बताया था कि यहीं से तो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। अभी शुरू हुआ, स्पीड धीरे धीरे करके आ रही थी, तब तक आपसी गुटबाजी, आपसी झगड़े की वजह से कांग्रेस टूटी और फ्रीडम मूवमेंट भी हमारा कमजोर पड़ा। कांग्रेस टूटी जरूर लेकिन रुकी नहीं, इनके सेशन लगातार होते रहे, कमजोरी थे लेकिन चलते रहे। तो उसी तरीके से हमारा फ्रीडम मूवमेंट भी कमजोर पड़ा लेकिन रुका नहीं, चलता रहा, बस गति थोड़ी कम हो गई, लेकिन चले ये दोनों। तो दोनों चीजें चल रही है, देखिए कांग्रेस भी चल रही है, स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा है, क्योंकि अभी तक दोनों हम लोग एक साथ देख रहे थे। अब यहाँ से लाइन बदल जाएगी कि कांग्रेस को भी देखना है, स्वतंत्रता संग्राम को भी देखना है, क्योंकि अभी हम लोग कांग्रेस को देख ही रहे हैं। जैसे अभी आपको बताया था 85, 86, 87, 88, इधर 5, 6, 7 कांग्रेस के सन ही हम लोग देख रहे हैं। तो कांग्रेस के बाकी इंपॉर्टेंट सेशन एक एक करके पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इसी के साथ फ्रीडम मूवमेंट आप चलाएंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। तो इसके सेशन से भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। तो हेडिंग डालिए कांग्रेस के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन, सम अदर इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस के कुछ अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन, सम अदर इंपॉर्टेंट सेशंस ऑफ कांग्रेस। तो उसमें बेसिक फैक्ट्स हम लोग लिखते चले जाएंगे और बाकी फिर जब सारे सेशन हो जाएंगे तो फिर वापस हम लोग यहीं 1905 तक लौटेंगे और यहाँ से फिर अपने फ्रीडम मूवमेंट को हम लोग आगे लेके बढ़ेंगे, क्योंकि दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। फ्रीडम मूवमेंट हम लोग का शुरू हो चुका है, इसमें बताया कि फैक्ट्स बहुत सारे आते हैं, राजनीति बहुत सारी है, डेट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो सारी चीज़ें बराबर रूप से आप रिवाइज करते जाइए, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फैक्ट बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।